स्वागत है आप सभी का केमिस्ट्री की एक और इंटरेस्टिंग क्लास में। बच्चों 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर अपने चल रहा है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, और इसका आज लेक्चर नंबर 3 तीसरा लेक्चर हम आज शुरू करने जा रहे हैं। और इस लेक्चर में बच्चों अपन सबसे पहले डिस्कस करेंगे द्रव्य का वर्गीकरण। तो फटाफट नोटबुक और पेन निकाल लीजिए आप और हेडिंग डाल लीजिए द्रव्य का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। इस टॉपिक में बच्चों आगे चलकर हम केमिस्ट्री में बार बार जो शब्द काम में लेंगे, हम शुद्ध पदार्थ, मिश्रण, तत्व, यौगिक, इनका क्या मीनिंग है, तत्व कौन से पदार्थ को कहते हैं, यौगिक किस पदार्थ को कहा जाता है, शुद्ध पदार्थ में मिश्रण में क्या फर्क है, ये सारी की सारी बातें अपने को डिस्कस करनी है। तो चलिए फटाफट हेडिंग डाल लिया आपने। अब इस चार्ट के ऊपर सबसे पहले नजर डालते हैं अपन। देखिए द्रव्य को मोटे तौर पर बच्चों दो वर्गों में बांटा गया है। पहला है मिश्रण, मिक्सर, और दूसरा है शुद्ध पदार्थ, प्योर मैटर। अब शुद्ध पदार्थ में और मिश्रण में फर्क क्या है? अगर कोई पदार्थ ऐसा है जिसमें केवल एक ही प्रकार के कण हैं, केवल एक ही प्रकार के पार्टिकल्स से वो बना हुआ है, तो वो शुद्ध पदार्थ है, प्योर मैटर है। और अगर किसी में दो या दो से अधिक प्रकार के पार्टिकल्स, दो या दो से अधिक प्रकार के कण मिले हुए हैं, तो वो मिश्रण है। यानी जब दो या अधिक शुद्ध पदार्थ आपस में मिलते हैं, आपस में मिक्स होते हैं, तो वो मिश्रण बनाते हैं। सीधी सी बात है। चलिए शुद्ध पदार्थ होते हैं, इनकी भी दो कैटेगरी है, इनकी जो विशेषताएं हैं, इनके जो गुण हैं, उनके आधार पे दो कैटेगरी है बच्चों इनकी। एक तो है तत्व, एलिमेंट, एक कैटेगरी तो है तत्व, एलिमेंट, एक एक को डिस्कस करेंगे हम आगे। और दूसरी कैटेगरी इसकी है यौगिक, कंपाउंड। जो मुख्य मुख्य टॉपिक है उनकी अंग्रेजी की जो टेक्निकल जो वर्ड है उसका, वो भी हमें, टर्मिनोलॉजी है बच्चों ये साइंस की, वो वर्ड भी हमें ध्यान में होने चाहिए। तो तत्व, एलिमेंट, यौगिक, कंपाउंड। तो प्योर मैटर की ये दो कैटेगरी होगी। ठीक इसी प्रकार से जो हमारा मिक्सचर है उसकी भी दो कैटेगरी हैं, एक है समांगी मिश्रण और दूसरा है विषमांगी मिश्रण। होमोजीनस मिक्सचर और हेट्रोजीनस मिक्सचर, इनमें क्या फर्क होता है, सारी बात। तो एक चार्ट को इसको देखने से एक अपने दिमाग में ये क्लियर होता है विभाजन किस प्रकार से है पदार्थ का, कि द्रव्य या पदार्थ को मोटे तौर पर देखो बच्चों दो वर्गों में, दो कैटेगरी में बांटा गया है, प्योर मैटर शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। एक ही प्रकार के कण होते हैं वो प्योर मैटर है। और इसकी आगे दो कैटेगरी है, तत्व यानी एलिमेंट, यौगिक यानी कंपाउंड। और मिश्रण भी दो तरह का होता है अपने संगठन के आधार पर, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। तो सबसे पहले आपको ये हेडिंग डालना है द्रव्य का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, और ये वाला चार्ट बना लेना आपको सबसे पहले, ठीक है। अब उसके बाद नीचे कौन सी चीज आएगी उसकी और बच्चों हम बढ़ जाते हैं। इतना क्लियर हो गया आपके, नोट कर लिया आपने? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नोट करने में आपको टाइम लगता है तो बीच बीच में वीडियो को पॉज कर लिया करें। वीडियो को पॉज किया, टेबल बना ली, और जब कंप्लीट हो गई तो आगे फिर चला लिया। इस तरह से अपने को आगे बढ़ना है। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मिश्रण की। सबसे पहले बात करते हैं अपन। तो मिश्रण, यहां ये डेफिनेशन लिखनी है बच्चों आपको मिश्रण की। मिश्रण में दो या अधिक पदार्थों के कण किसी भी अनुपात में उपस्थित हो सकते हैं। मिश्रण उस पदार्थ को कहते हैं जिसमें दो या अधिक पदार्थों के कण किसी भी अनुपात, मिश्रण की सबसे बड़ी विशेषता कि इसमें जितने भी कण, जितने भी प्रकार के कण मिले हुए हैं, मिनिमम दो प्रकार के तो कण होंगे ही होंगे। अगर एक ही प्रकार के कण हैं तब तो वो शुद्ध पदार्थ हो गया। तो मिश्रण है इसका मतलब कम से कम दो प्रकार के कण तो है, इसके बाद ज्यादा हो सकते हैं, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 5 प्रकार के।
मिश्रण की सबसे बड़ी बात, जितने भी प्रकार के इसमें कण उपस्थित होते हैं वो किसी भी अनुपात में होते हैं, यानी मिश्रण में उपस्थित घटकों का अनुपात निश्चित नहीं होता है। कोई डेफिनेट रेशियो नहीं है, कोई निश्चित अनुपात नहीं है, वे घटक किसी भी अनुपात में हो सकते हैं। क्लियर है बात? जैसे चाय मिश्रण का उदाहरण है। अब उसमें आपने 1 चम्मच अगर चीनी डाली है तो भी उसको चाय ही कहेंगे हम, आपने 2 चम्मच उसमें चीनी डाली है तो भी वो चाय है। कोई फिक्स उसका घटक की मात्रा फिक्स नहीं है कि भाई इतनी ही उसमें शर्करा, इतनी ही चीनी उसमें उपस्थित होगी तो उसको ये मिश्रण को अपन ये कहेंगे। तो अनुपात निश्चित नहीं होता, ये सबसे बड़ी बात इसमें है। अब ये डेफिनेशन हो गई मिश्रण की। इसके बाद आप उदाहरण नोट कर लें। जल में चीनी का विलयन, हवा, चाय, ये मिश्रण के उदाहरण है। क्लियर है बात? तो मिश्रण बताओ किस पदार्थ को कहेंगे? वह पदार्थ जिसमें 2 या अधिक पदार्थों के कण, 2 या अधिक पदार्थों के कण किसी भी अनुपात में उपस्थित हो, वो मिश्रण मिक्सचर कहलाएगा। ये डेफिनेशन लिखने के बाद बच्चों आपको क्या करना है? उसके बाद आपको नीचे डालना है नंबर 1, पहला प्रकार इसका मिश्रण। आप लाइन यहां पर नोट कर लेना, एक लाइन नोट कर लेना कि मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, और उसके बाद नीचे नंबर 1 लगाकर आप लिख लेंगे समांगी मिश्रण। कौन सा? समांगी। इसके नाम से पता लग रहा है, देखो, समान अंग, होमोजिनस, यानी ऐसा मिश्रण जिसमें दोनों घटक एक दूसरे में एक समान रूप से फैले हुए हों, वो कहलाता है समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण में घटक एक दूसरे में पूर्णतया मिश्रित होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि मिश्रण में घटकों के कण संपूर्ण मिश्रण में एक समान रूप से बिखरे रहते हैं और पूरे मिश्रण का संगठन एक समान होता है। जैसे चीनी में शर्करा का विलयन, जल में शर्करा का विलयन। पानी लिया हमने, एक गिलास में पानी है, उसमें 1 चम्मच चीनी डालकर उसको घोल दिया हमने। इसकी जगह आप नमक का विलयन ले सकते हैं। तो जैसे ही आपने उसमें 1 चम्मच चीनी डालकर घोला, जब वो शर्करा पूरी उसमें घुल गई तो हम कहते हैं कि ये शर्करा का जलीय विलयन बन गया। अब समांगी का मतलब क्या हुआ? समांगी का मतलब यह है कि जो चीनी के, शर्करा के जो कण हैं, पार्टिकल्स हैं, वो जितना पानी आपने लिया है उस पूरे पानी में एक समान रूप से फैले हुए हैं। ऐसा नहीं है कि गिलास के बाएं हिस्से में जो जल है उसमें शर्करा के कण, शर्करा के पार्टिकल्स की सांद्रता ज्यादा है, दाएं हिस्से में कम है, ऊपर ज्यादा है, नीचे कम है, ऐसा नहीं है। समांगी मिश्रण की खास बात होती है कि 2 या 2 से अधिक घटक जो भी आपने उसमें मिक्स किए हैं, वो मिश्रण बनने के बाद उनकी यह स्थिति होती है कि वो एक दूसरे में एक समान रूप से फैले हुए होते हैं, यूनिफॉर्मली फैले हुए होते हैं। उसके किसी भी हिस्से को आप देख लीजिए, किसी भी पार्ट को देख लीजिए, उसमें कंसंट्रेशन आपको सेम मिलेगी। ये समांगी हो गया। जैसे जल में चीनी का विलयन, और इसी प्रकार से वायु में आप जानते हैं बहुत सारी गैसें आपस में, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन गैसें मिश्रित रहती हैं। तो ये एक समान रूप से एक दूसरे में मिश्रित रहते हैं। समांगी की बात क्लियर है बिल्कुल? चलिए अब इसके बाद दूसरी बात करते हैं बच्चों। यहां नंबर 2 लगाने हैं आपको, नंबर 2, और नंबर 2 लगा के आप लिखेंगे, इसको थोड़ा सा यहां ले लेता हूं मैं, नंबर 2 लगाकर आप बच्चों लिखेंगे विषमांगी मिश्रण। कौन सा मिश्रण नोट करना आपको? विषमांगी। ये देखिए विषमांगी मिश्रण, हेटेरोजेनस मिक्सचर। इसकी क्या खास बात होती है? इसका संगठन पूरे मिश्रण में एक समान रूप से नहीं होता है, एक समान नहीं होता है। अगर मिश्रण का संगठन एक समान हो, उसकी कंपोजिशन एक समान हो, वो तो समांगी मिश्रण होता है। और जिस मिश्रण में जो घटक या जो कण मिले हुए हैं, अगर वो एक दूसरे में एक समान रूप से फैले हुए नहीं है, उसका संगठन या कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं है, तो उसको बच्चों हम कहेंगे विषमांगी मिश्रण, हेटेरोजेनस मिक्सचर। जैसे
उसके उदाहरण की यदि हम बात कर लें तो एक घर में देखा जाने वाला एक सबसे सिंपल सा उदाहरण ले लेते हैं अपन, कि जो दाल हम घर में दाल बनाने के काम में लेते हैं, उस दाल में पत्थर के, कंकड़ पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े मिले हुए रहते हैं। इसीलिए घरों में आप देखते हैं कि दाल को बनाने से पहले हाथ से उन्हें कंकड़ पत्थर जो मिले हुए हैं उसमें उनको चुन चुन के अलग किया जाता है। तो वो जो पत्थर के छोटे टुकड़े दाल में मिले हुए हैं वो एक समान रूप से मिले हुए थोड़ी है। किसी दाल के किसी हिस्से में वो टुकड़े ज्यादा भी हो सकते हैं, किसी में कम भी हो सकते हैं, लेकिन वो मिले हुए तो है, उसमें मिश्रण है, लेकिन एक समान संगठन नहीं है, तो उसको हम कहेंगे विषमांगी मिश्रण। क्लियर है बात? तो इसमें उदाहरण आप लिख लेना, चीनी और नमक का मिश्रण, इसी प्रकार से दाल के दानों और छोटे कंकड़ का मिश्रण, जैसा अभी अपने डिस्कस किया, यह विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। तो बच्चों क्या समझ में आया आपके? यदि मिश्रण के जो अवयव या घटक हैं वो एक दूसरे में एक समान रूप से फैले हुए रहें तब तो वो समांगी मिश्रण है, और वे एक समान रूप से फैले हुए नहीं है, पूरे मिश्रण का संगठन एक समान नहीं है, तो वो कहलाएगा विषमांगी मिश्रण। तो दोनों की डेफिनेशन हो गई, दोनों के एग्जाम्पल हो गए। क्लियर है बात? चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं और अब अपन बच्चों बात करते हैं, ये देखिए कि मिश्रण के जो घटक होते हैं, मिश्रण में जो भी दो या दो से अधिक पदार्थ मिले हुए हैं उन्हें मिश्रण के घटकों, इंपॉर्टेंट बात आपको नोट करनी है, मिश्रण के घटकों को हाथ से बीनने, हाथ से सेलेक्ट करके अलग छांटने। जैसे अभी एक एग्जांपल लिया था अपन, दाल में पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े मिले हैं, हाथ से चुन चुन कर उनको अलग किया जाता है, वो तरीका काम में ले सकते हैं। छानकर आप अलग कर सकते हैं, छान करके आप अलग कर सकते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए मिट्टी है अपने पास और मिट्टी में नमक मिक्स हो गया, मिट्टी और नमक दोनों मिक्स हो गए, अपने को अलग अलग करने हैं दोनों को, तो क्या करेंगे हम? वो जो नमक और मिट्टी का मिश्रण है उसको पानी में डाल देंगे हम, तो नमक जितना भी है वो पानी में घुल जाएगा, मिट्टी नहीं घुलेगी। फिर जैसे ही छानेंगे, मिट्टी है वो छलनी के ऊपर रह जाएगी और नमक पानी में घुला हुआ वो नीचे आ गया। तो छानकर मिश्रण के दोनों घटकों को हमने अलग अलग कर लिया ना। इसी प्रकार से क्रिस्टल बनाकर उसको अलग किया जा सकता है। जैसे पानी में नमक घुला हुआ है, मिश्रण है वो, नमक का जलीय विलयन कहते हैं उसको। शर्करा पानी में घुली हुई होती है, उसको कहते हैं शर्करा का जलीय विलयन, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर। नमक जल में मिला हुआ है तो वो हो गया नमक का जलीय विलयन। अब जल और नमक को अलग अलग करना हो तो हम कैसे करेंगे? उस विलयन को हम गर्म करेंगे, उबालेंगे तो पानी है वो वाष्प बनकर उड़ जाएगा और नमक के जो क्रिस्टल हैं वो पात्र में शेष रह जाएंगे। तो क्रिस्टलन द्वारा अलग कर लिया बच्चों। इसी प्रकार से आसवन या डिस्टिलेशन, आसवन टेक्निक तब काम में ली जाती है जब दो या अधिक द्रव आपस में मिले हुए हों और उनके क्वथनांक में, बॉइलिंग पॉइंट्स में पर्याप्त अंतर हो। तो गर्म करते हैं तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट पहले आ जाता है वो पहले वाष्प के रूप में बनकर अलग हो जाता है, और जिसका क्वथनांक ज्यादा है वो अभी भी द्रव के रूप में रहता है। हो गए अलग अलग। तो कहने का मतलब ये जो भौतिक विधियां हैं, जो फिजिकल मेथड्स हैं बच्चों, उनको काम में लेकर हम मिश्रण के घटकों को पृथक कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात मिश्रण से जुड़ी हुई कि मिश्रण के जो घटक हैं उन घटकों को अलग अलग करने के लिए हम भौतिक विधियां, फिजिकल मेथड्स काम में ले सकते हैं। हाथ से चुनना, छानना, क्रिस्टल बनाना, आसवन करना, इन विधियों द्वारा हम मिश्रण के घटकों को, मिश्रण के कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हैं। चलिए, ये मिश्रण की बात कंप्लीट हो गई। अब जैसे शुद्ध पदार्थ को आगे अपन डिस्कस करेंगे तो उसमें फिर से मिश्रण के साथ कंपैरिजन करते हुए उस बात को हम समझते हुए चलेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और अब बात करते हैं शुद्ध पदार्थ। अब बच्चों आपकी कॉपी में हेडिंग आएगा शुद्ध पदार्थ। तो शुद्ध पदार्थ क्या होता है? जैसा कि पहले अपन ने बात की कि जिसमें एक ही प्रकार के, जिस पदार्थ में एक ही प्रकार के कण हो, यानी उसका जो संगठन है वो निश्चित होता है, उसका संगठन निश्चित होता है। तो ये परिभाषा लिख लें बच्चों आप, शुद्ध पदार्थों के कणों का संगठन निश्चित होता है। शुद्ध पदार्थ के कणों का संगठन निश्चित होता है।
निश्चित संगठन होता है इसका, यानी इसमें केवल एक ही प्रकार के पार्टिकल्स होते हैं। अब वो पार्टिकल्स परमाणु के रूप में भी हो सकते हैं, वो अणु के रूप में भी हो सकते हैं, लेकिन इतना निश्चित है कि उसमें जो पार्टिकल्स या कण जिनसे वो पदार्थ बना हुआ है एक समान होते हैं। उसका संगठन डेफिनेट है। डेफिनेट कंपोजिशन वाले पदार्थ कहलाते हैं शुद्ध पदार्थ। क्लियर है बात? अब देख लेते हैं शुद्ध पदार्थ के उदाहरण, एग्जाम्पल्स। तो ये देखिए, शुद्ध पदार्थ की पहले आपने डेफिनेशन लिख ली, इसके बाद ये वाले एग्जाम्पल्स आ जाएंगे। तांबा, चांदी, सोना, जल, ग्लूकोज, ये शुद्ध पदार्थ, प्योर मैटर के एग्जाम्पल्स हैं। क्लियर है बात? अब इनमें दोनों ही तरह के लिए गए, इसमें तत्व भी हैं, यौगिक भी हैं। तो आपको डेफिनेशन लिखनी है सबसे पहले शुद्ध पदार्थ की, उसके बाद ये उदाहरण नीचे आपको नोट कर लेने हैं। अब इस बात को, शुद्ध पदार्थ वाली बात को आगे बढ़ाते हैं। जैसे आपने मिश्रण में नीचे लिखा था ना कि मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, फिर पहला और दूसरा हमने पढ़ा, समांगी और विषमांगी। ठीक उसी प्रकार से ये डेफिनेशन और एग्जाम्पल लिखने के बाद आपको बच्चों नीचे नोट करना है कि शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं या शुद्ध पदार्थों के निम्न दो वर्ग हैं। और उसके बाद नीचे आपको नोट करना है नंबर 1 लगा करके, और वो हो जाएगा तत्व। क्या लिखना आपको? तत्व, एलिमेंट। तत्व क्या है? तो ये आपने हेडिंग लिख लिया, तत्व। शुद्ध पदार्थ की डेफिनेशन हो गई, एग्जाम्पल्स हो गए। इसके बाद आपने नोट कर लिया कि शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 तत्व, एलिमेंट। और ये लिखकर आप ये डेफिनेशन लिखेंगे बच्चों। इनमें एक ही प्रकार के कण होते हैं, ये कण परमाणु या अणु हो सकते हैं। तत्व या एलिमेंट किस शुद्ध पदार्थ को कहेंगे? जिसमें एक ही प्रकार के कण होते हैं, एक ही प्रकार के, या मैं कहूंगा इसको और ज्यादा आप अच्छे से क्लियर करें इस बात को, एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। केवल इतना लिख लेना आप। वे पदार्थ जिनमें केवल एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। एटम्स सिर्फ संख्या में कितने भी हो सकते हैं। अब संख्या में बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जिनमें 2 या अधिक परमाणु मिलकर अणु बना लेते हैं, तो वो अणु मॉलिक्यूल के रूप में भी हो सकता है। तो संख्या में परमाणु उसमें 2 भी मौजूद हो सकते हैं, उसके पार्टिकल में 3 भी हो सकते हैं, जैसे ओजोन में O3 है। लेकिन आपको ये क्लियर रखना है बिल्कुल दिमाग में कि एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। मैं लिख देता हूं यहां पर, आपको कौन सी डेफिनेशन नोट करनी है? वो डेफिनेशन बच्चों तत्व की मैं लिख रहा हूं। वे पदार्थ जिनमें एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित होते हैं। एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित होते हैं, तत्व यानी एलिमेंट कहलाते हैं। क्लियर रखो बिल्कुल दिमाग में। संख्या में वो अगर अणु के रूप में है तो वो संख्या में परमाणु 2 भी हो सकते हैं, उसके एक अणु में 3 भी हो सकते हैं, लेकिन परमाणु एक ही प्रकार के, ओनली 1 टाइप ऑफ एटम्स अगर उसमें मौजूद है तो वो हमारा क्या है? तत्व है, एलिमेंट है। उदाहरण लिख लें बच्चों इसमें, ऑक्सीजन, तांबा, चांदी। ये यहां पर आप एग्जाम्पल उसमें नोट कर लेना। बहुत सारे तत्व आप जानते हो, आवर्त सारणी के बारे में 9th 10th में आप पढ़ते हैं। आवर्त सारणी में लगभग 115 तत्व हैं, वो सारे के सारे तत्व हैं। पहला वर्ग, उसमें टोटल 18 वर्ग हैं, 7 आवर्त हैं, तो सारे के सारे वो तत्व ही तो है, एलिमेंट्स ही तो है वो आवर्त सारणी में। तो ये 2-3 एग्जाम्पल आप उसमें नोट कर देना। क्लियर बात? अब यहां पर देखो, इस बात को और बच्चों थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए और इसको अच्छी तरह से डिस्कस करते हैं अपन। ये देखिए जो डेफिनेशन मैंने आपको लिखवाई है ना, वो डेफिनेशन यहां इसने दे भी रखी है। देखो इन सब में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। ये तत्व की, एलिमेंट की विशेषता, उसमें केवल एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। और अगर तत्व अलग अलग होंगे
तो उनके परमाणु अलग अलग होने ही है। सोडियम तत्व है उसका परमाणु अलग है, पोटेशियम तत्व है उसका एक परमाणु अलग अलग है। और किस मामले में अलग है? तत्वों, अलग अलग तत्वों के परमाणु, जैसे हाइड्रोजन की हीलियम की बात करो तो हाइड्रोजन का जो एक परमाणु है, हाइड्रोजन तत्व का परमाणु है, उसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है। हीलियम का परमाणु है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। तो अलग अलग तत्वों के परमाणु अलग अलग होते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉनों की संख्या में भिन्नता होती है। और अगर एक ही तत्व के परमाणु, हाइड्रोजन के चाहे कितने भी परमाणु हो, 50 हो, 100 हो, 500 हो, वो सारे के सारे एक जैसे होंगे। उनमें समान संख्या में जो पार्टिकल्स हैं, अपने सब एटॉमिक पार्टिकल्स, उनकी संख्या भी सेम होगी। तो एक ही तत्व के सारे परमाणु एक जैसे होते हैं, अलग अलग तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं। क्लियर है बात ये? चलिए, अब अलग अलग देखो नेचर है। कई तत्व ऐसे हैं जिनके जो परमाणु होते हैं वो अकेले परमाणु के रूप में रहते हैं, सिंगल रूप में रहते हैं, जैसे सोडियम है, जैसे पोटेशियम है। और बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जिनमें परमाणु मिलकर बच्चों क्या बना लेते हैं? अणु बना लेते हैं। स्थायित्व के लिए परमाणु आपस में जुड़कर अणुओं का निर्माण कर लेते हैं। ये आगे अपने केमिकल बॉन्डिंग में ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे कुछ एक तत्वों के परमाणु आपको दिखाए हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कॉपर, सोडियम। और ये भी साथ साथ बताया गया है कि बहुत सारे तत्व ऐसे हैं, काफी सारे तत्व ऐसे हैं जिनमें उनके कण में परमाणु, उनके कण परमाणु के रूप में उपस्थित होते हैं, जैसे सोडियम का उदाहरण दिया अपन ने। और बहुत सारे ऐसे भी तत्व हैं जिनमें उनके परमाणु है वो मिलकर अणु बना लेते हैं, एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल का निर्माण कर लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 2 एटम मिलकर हाइड्रोजन का अणु बना लेते हैं, जिसको मोस्टली हम H2 के रूप में लिखते हैं। इसी प्रकार से ऑक्सीजन के 2 परमाणु मिलकर ऑक्सीजन का अणु बना लेते हैं, जिसको हम मोस्टली O2 के रूप में लिखते हैं। क्लियर है बात? अब देखो बच्चों, यहां पर इस बात को तत्व और यौगिक में क्या फर्क होता है, यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है अपने लिए। और इसको अच्छी तरह से क्लियर करने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं यहां पर अपन। जैसे मैंने कह दिया O2 और HCl। अब O2 और HCl, O2 में 2 परमाणु हैं और HCl में भी 2 परमाणु हैं, लेकिन संख्या में 2-2 ही हैं। इस O2 में भी 2 परमाणु है, HCl में भी 2 परमाणु, लेकिन फर्क क्या है कि इसमें जो दोनों परमाणु वो एक ही प्रकार के हैं तो 2, लेकिन हैं तो दोनों ही ऑक्सीजन के, तो उनका प्रकार या टाइप तो एक ही हो गया। लेकिन इसमें जो दोनों हैं वो 2 प्रकार के हैं, एक हाइड्रोजन का है, एक क्लोरीन का है। तो ये यौगिक है, जबकि ये क्या है? तत्व है। तो संख्या में कितने हैं ये बात मैटर नहीं करती, कितने प्रकार के हैं। अगर किसी पदार्थ में जितने भी परमाणु मौजूद हैं सारे एक ही प्रकार के हैं तो वो तत्व है। और अगर उसमें 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणु मौजूद हैं, जैसे HCl में हाइड्रोजन भी है, क्लोरीन परमाणु भी है, तो वो क्या कहलाएगा? यौगिक। यौगिक का मतलब ये है तत्वों के योग करने से जो बनता है। हाइड्रोजन अलग तत्व है, क्लोरीन अलग तत्व है, दोनों के तत्वों का जब योग होता है तो यौगिक बनता है, कंपाउंड है। ये यौगिक वाली बात को आगे बच्चों हम और अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं कि यौगिक की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या इसमें प्रॉपर्टीज हैं जो तत्वों से इसको अलग बनाती हैं, वो कौन कौन सी बातें हैं उसको हम देख लेते हैं। देखिए, तो यहां पर बच्चों नंबर 2 लगाकर आपको नोट कर लेना है यौगिक, यौगिक कंपाउंड। तो शुद्ध पदार्थ का पहला प्रकार हमने देख लिया, तत्व, एलिमेंट। इसके बाद यह है दूसरा प्रकार यहां पर यौगिक कंपाउंड। तो डेफिनेशन सबसे पहले बच्चों नोट करें कि जब भिन्न तत्वों के 2 या 2 से अधिक परमाणु एक निश्चित अनुपात में संयोजित होते हैं तब यौगिक प्राप्त होता है। निश्चित अनुपात में, मिश्रण में एक शब्द पे जोर दिया था अपन ने बहुत, कि मिश्रण में जितने भी घटक आपस में मिले हुए रहते हैं उनका कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है। यौगिक में भी 2 या 2 से अधिक तत्व जुड़े हुए हैं, मिले हुए हैं, लेकिन उनका अनुपात निश्चित है। यह मेजर डिफरेंस है।
यौगिक में जो तत्व संयोजित होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, वो निश्चित अनुपात में होते हैं। जैसे जल में हम बात करें तो जल का आप सभी जानते हैं सूत्र H2O, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्व जुड़े हुए हैं और इनकी परमाणुओं की संख्या का अनुपात निश्चित है 2:1। ये किसका अनुपात है? उनके परमाणुओं की संख्या का। मतलब जल के एक अणु में 2 हाइड्रोजन के परमाणु होंगे और उनके साथ 1 ऑक्सीजन का परमाणु जुड़ा हुआ होगा। तो यह अनुपात निश्चित है, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि जल में H3 हो या इससे डिफर कोई अनुपात इसमें हो। यह यौगिक की सबसे बड़ी बात। दूसरा जो डिफरेंस है बच्चों, इंपॉर्टेंट बात जो अपने को नोट करनी है कि किसी यौगिक के घटकों को भौतिक विधियों से पृथक नहीं किया जा सकता है। मिश्रण और इसमें अंतर देखिए। मिश्रण में हमने कहा था, मिश्रण में जो भी घटक आपस में मिले हुए हैं उनको हाथ से चुनकर क्रिस्टलन, आसवन, इन फिजिकल मेथड से, इन भौतिक विधियों से उनको हम अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन यौगिक में नहीं कर सकते। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 तत्व हैं, तो क्या उन्हें क्रिस्टल बनाकर या छानकर, आश्वित करके, हाथ से चुनकर हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अलग अलग किया जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। फिजिकल मेथड से जो यौगिक के घटक हैं उनको पृथक नहीं किया जा सकता। उनको अलग करने के लिए रासायनिक विधियां, केमिकल मेथड्स काम में लेने होते हैं। क्लियर बात? तो 2 चीजें आपके समझ में आ गई, दोनों पॉइंट समझ में आ गए आपके। एक तो निश्चित अनुपात वाली बात, मिश्रण में जो घटक मौजूद होते हैं उनमें निश्चित अनुपात नहीं होता, लेकिन यौगिक में 2 या अधिक तत्व जो मिले हुए होते हैं उनके संयोग का अनुपात निश्चित होता है, डेफिनेट होता है। चलिए अब 2 उदाहरण आपके सामने लिखे हुए हैं। एक तो H2O की संरचना बनी हुई है, एक कार्बन डाइऑक्साइड की संरचना बनी हुई है कि H2O में 3 तत्व, जो 3 परमाणु, 2 तत्व आपस में जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसी प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड है, यह भी यौगिक है क्योंकि इसमें भी 2 तत्व आपस में जुड़े हुए हैं, कार्बन और ऑक्सीजन। तो क्लियर है बात ये? अच्छा, अब जो एग्जाम्पल अभी अपन डिस्कस कर रहे थे बच्चों, इसी को देखो थोड़ा डिटेल में लेकर बात की गई है यहां पर, जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी नोटबुक में लिखने के हिसाब से एक बार दोबारा देख लेते हैं कि जैसे जल के अणु में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित है, परमाणुओं की संख्या का अनुपात 2:1 है, बताया था आपको। तो ये अनुपात है, ये अनुपात, आगे जो बात आपको नोट डाउन करनी है अपनी कॉपी में, ये अनुपात किसी भी यौगिक का अभिलाक्षणिक गुण होता है। और अभिलाक्षणिक गुण का मतलब ये उसकी पहचान होती है। जल है, इसका मतलब निश्चित बात है कि उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात 2:1 होगा। चाहे उसको किसी भी स्रोत से प्राप्त किया गया हो, चाहे वो नदी का जल हो, चाहे मान लीजिए कुएं से निकाला हुआ जल हो, कोई भी सोर्स हो उसका चाहे, लेकिन उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों की संख्या का अनुपात हमेशा 2:1 ही होगा। क्लियर है बात? चलिए अगली इंपॉर्टेंट बात जो हमें डिस्कस करनी है वो ये है कि किसी यौगिक के गुण धर्म उसके घटक तत्वों के गुण धर्मों से भिन्न होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात यौगिक की, कि यौगिक के जो गुण, जिन तत्वों के मिलने से यौगिक बना है, यौगिक के गुण उन तत्वों से अलग होते हैं। जबकि मिश्रण होता है ना, वो उन घटकों के गुणों को भी दर्शाता है, घटकों के गुणों को भी वो दर्शाएगा। चीनी को पानी में आपने मिलाया तो चीनी का, शर्करा का जलीय विलयन बना, उसमें चीनी के गुण मौजूद रहेंगे। लेकिन यौगिक के मामले में किसी यौगिक के गुण धर्म उसके घटक तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं। कैसे? एक एग्जाम्पल इसका डिस्कस करेंगे बच्चों, तो बात बिल्कुल आपके दिमाग में स्पष्ट हो जाएगी, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कैसे? जैसे इसका जल वाला जो उदाहरण अपन डिस्कस कर रहे हैं उसी को आगे बात कर लेते हैं। देखो, हाँ, आप सभी जानते हैं जल क्या है? द्रव। जल कौन सी अवस्था में होता है? सामान्य तापदाब पर द्रव में। और वो जिन 2 घटकों के मिलने से बना हुआ है, वो किसके कौन से घटकों के मिलने से बना हुआ है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और वो दोनों कौन सी भौतिक अवस्था में होते हैं? गैस। हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, तो वो दोनों गैसें हैं और वो मिलकर जो यौगिक बना रहे हैं वो कौन सी अवस्था में है? द्रव में। हो गया गुण अलग। तो इसी बात को यहां लिखा गया है कि हाइड्रोजन और इनके मिलने से यह बना हुआ है, जबकि वो दोनों कौन सी अवस्था में होते हैं?
गैसीय अवस्था में। चलिए, ये तो उनकी भौतिक अवस्था की बात हो गई। अब गुण या प्रॉपर्टी का एक और डिस्कस करते हैं। जैसे ये हाइड्रोजन जिस गैस से ये बना हुआ है वो जलती है। हम सभी जानते हैं हाइड्रोजन ज्वलनशील गैस है। कैसी गैस है? ज्वलनशील। और ऑक्सीजन दहन में सहायक है। किसी भी पदार्थ के दहन में, किसी भी पदार्थ के जलने में ऑक्सीजन सहायक है। तो जल जिन तो दो तत्वों के मिलने से बना हुआ है, उनमें से एक गैस है, वो एक घटक है, वो तो ज्वलनशील है और दूसरा जलाने में सहायक है। और जब वो दोनों तत्व मिले और उन्होंने यौगिक बनाया जल, उसको देखो आप, इसका उपयोग अग्निशामक के रूप में होता है। इन दोनों के मिलने से जो यौगिक बना उसका उपयोग बच्चों किस रूप में होता है? अग्निशामक के रूप में। अग्निशामक का मतलब होता है इसका उपयोग आग को बुझाने में किया जाता है। अब आप देखिए, जिन दोनों घटकों से मिलकर वो बना हुआ है, उसमें एक घटक तो ज्वलनशील है और दूसरा जलाने में सहायक है, और उनके मिलने से जो यौगिक बना वो आग को बुझाने में काम में आ रहा है। तो गुण हैं वो बिल्कुल ही परिवर्तित हो गए। इसका मतलब यौगिक के जो गुण होते हैं वो उसके घटक तत्वों से बिल्कुल भिन्न होते हैं।